गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बिजनेस स्टडी की बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं हेनरी फ्योल्स ने एंड टेलर ने। तो हम जो 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेनरी फ्योल कौन थे और क्या थे, उनका बॉर्न कब हुआ, तो उसके बारे में देखेंगे। हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल जो थे उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। 1841। हेनरी फ्योल के नाम के एक इंसान थे, उनका फ्रांस में जन्म हुआ था 1841 में। इनने सबसे पहले जब ये 19 ईयर्स के थे, 1860 में जब ये 19 ईयर्स के थे, तब इनने एक मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करी, माइनिंग इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की, माइनिंग इंजीनियर की स्पेशलिस्ट डिग्री प्राप्त करी इनने। उसके बाद क्या हुआ, इनने एक कंपनी में वर्क स्टार्ट किया, जो कंपनी बिल्कुल इंसॉल्वेंसी पे जा चुकी थी। इंसॉल्वेंसी मतलब वो कंपनी बिल्कुल दिवालिया घोषित हो गई थी, बिल्कुल कंपनी बिल्कुल डेप्ट पे आ गई थी, कर्जे में डूब चुकी थी। उनने उस टाइम पीरियड पे 1880 में चैलेंज लिया कि मैं इस कंपनी को बहुत अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड दूंगा, क्योंकि ऐसे में कोई कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही हो तो कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत हिचकिचाता है। पर जो हेनरी फ्योल थे उनने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। 30 इयर्स बाद जब इन्हें रिटायरमेंट लिया, उस टाइम जो ये हमारी माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी थी इन हेनरी फ्योल ने क्या किया बेटा, उस टाइम इस कंपनी की जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा था। कुछ टाइम पहले, ये 30 साल पहले ये कंपनी इंसॉल्वेंसी पे थी बिल्कुल। आज वो एक बहुत अच्छी आयरन एंड माइनिंग स्टील कंपनी है। ठीक है, क्यों है बेटा? क्योंकि इनने 14 प्रिंसिपल्स को यूज किया। इसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? 14 प्रिंसिपल्स जो कोई अपनी बिजनेस में अप्लाई करेगा तो वो जो बिजनेस बहुत स्मूथली एंड सिस्टमैटिकली रन करेगा। तो पढ़ते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हेनरी फ्योल ने। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल क्या कहते हैं बेटा कि डिवीजन ऑफ वर्क, कोई भी काम को बेटा, सारा काम मैनेजर तो कर नहीं सकता, सारा काम की मैनेजर के पार्ट पे सारा काम आ जाए, नहीं। वो अपने एम्प्लॉयज को बांटेगा काम। और कैसे बांटेगा? उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी कैपेसिटी के और उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर हम सारे एम्प्लॉयज को उनका काम स्मॉल टास्क में, यूनिट में डिवाइड कर दें तो हर काम सिस्टमैटिक होगा। हर एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल, बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। बैंक में क्या होता है, एक हमारे पासबुक पे एंट्री करता है, एक हमारा कैश डिपॉजिट करता है, एक हमें लोन प्रोवाइड करता है, कोई पासबुक पे एंट्री कर रहा है, कोई चेकबुक सेंक्शन कर रहा है। ये तो बेटा सिस्टमैटिक वर्क होता चलता जाता है। बार बार जब कोई भी एम्प्लॉयज अपने काम को रिपीटेड करता है, बार बार अगेन एंड अगेन अपनी जो वर्क है वो परफॉर्म करेगा, तो उसको क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो यही हेनरी फ्योल इस प्रिंसिपल में यही समझाना चाह रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। कोई भी किसी भी एम्प्लॉयज को स्मॉल यूनिट और टास्क में काम बांट देना चाहिए, जिससे कि वो बार बार अपने काम को और उसकी क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बांटना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो बार बार अपने काम को रिपीट करेगा, तो वो खुद ही स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और इम्प्रूव होगी इफिशियंसी मतलब बार बार कोई काम को करेगा तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे और इफेक्टिवनेस भी आएगी, काम को टाइम पे पूरा करेगा। तो बेटा इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर क्वेश्चन आता है हमारा केस स्टडीज में कि इसके डिवीजन ऑफ वर्क के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट हमारा क्या है? स्पेशलाइजेशन एंड सेकेंड है हमारा इंप्रूव एफिशिएंसी।
इफिशियंसी मतलब काम करने की जो क्षमता है हमारी डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी और हमारे से जो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ डिवीजन ऑफ वर्क, अगर डिवीजन वर्क नहीं हुआ, मान लो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करा हमने बिजनेस में, तो क्या होगा बेटा, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएंगे? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पढ़ेंगे इस बेटा इस प्रिंसिपल के? नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव इम्पैक्ट इस प्रिंसिपल के हमें पढ़ेंगे कि लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, कमी आ जाएगी किसमें? स्पेशलाइजेशन। और लैक ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है बेटा, तो पॉजिटिव अफेक्ट और नेगेटिव अफेक्ट पूछेगा आपसे तो आप लोग यही बताएंगे, ये हमारे से पॉजिटिव अफेक्ट है और ये हमारे नेगेटिव है। तो पहला प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने लिखा, 14 प्रिंसिपल्स दिए हेनरी फ्योल ने, तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, उसका मतलब ये। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। एक क्वेश्चन है कि एक्स वाई लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, एक्स वाई लिमिटेड एक कंपनी है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने स्मॉल टास्क और यूनिट में सब जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको वर्क डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब उनका काम बहुत सिस्टमैटिक हो रहा है, स्पेशलाइज्ड हो रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है इसमें? तो डिवीजन ऑफ वर्क। और नहीं हो रहा है तो कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेटेड हो रहा है? तो कौन सा? डिवीजन ऑफ। एज इट इज क्लियर, फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा डिवीजन ऑफ वर्क कंप्लीटेड। सेकेंड जो प्रिंसिपल है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा? डिवीजन ऑफ वर्क, नेगेटिव इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स। ठीक है, अब सेकेंड प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेकेंड प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, वो क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, हमने आपको पावर दी कि आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। एग्जाम्पल से समझते हैं, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, इसका मतलब है पावर टू टेक डिसीजन, आपके पास पावर है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अथॉरिटी मीन्स। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कंप्लीट टारगेट ऑन टाइम। ठीक है, तो हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि आज एक एग्जांपल देती हूँ, आज हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की विद इन 1 वीक। ठीक है, और मैंने आपको मतलब कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं होनी चाहिए, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी मैंने आपको तो आप मिसयूज़ करेंगे अथॉरिटी का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी तो आपके ऊपर ओवरबर्डन हो जाए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसमें, फ्रॉम एग्जाम्पल, मैंने आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए दी विद इन 1 वीक। आज मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी नहीं दी कि रॉ मटेरियल परचेज कर लीजिए। आप रॉ मटेरियल स्टोर रूम में भी अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी मैनेजर एम्प्लॉयज पे ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि उसको बस बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, ना कि अथॉरिटी मिली थी। ठीक है, तो हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के संग अथॉरिटी भी देनी चाहिए, तब काम पूरा अच्छी तरीके से हो सकता है, और एक्सेस नहीं देनी चाहिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है बेटा, अगर देखी जाए तो सिस्टमैटिक वर्किंग। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो हमारा क्या है? सिस्टमैटिक वर्किंग। ठीक है,
प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई हुआ तो, अगर ये नहीं अप्लाई हुआ, एक्सेस अथॉरिटी दे रहे हैं हम, एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो एक्सेस अथॉरिटी फिर क्या हो जाएगा? एक्सेस अथॉरिटी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अगर हम एक्सेस अथॉरिटी दे रहे हैं आपको, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट इसके क्या पड़ रहे हैं, अगर आपको मिल रही है एक्सेस अथॉरिटी, तो आप क्या कर रहे हैं? मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेस मिल रही है, अगर आपको एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो आपके ऊपर क्या हो रहा है? ओवरबर्डन। तो बेटा सेकंड प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने ये दिया था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी को काम करने में आपको दोनों चीज देनी पड़ेगी, एक्सेस नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। ठीक है, ना तो अथॉरिटी एक्सेस होनी चाहिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का। पहला क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये? थर्ड जो प्रिंसिपल है हमारा वो है डिसिप्लिन। थर्ड जो प्रिंसिपल है हमारा वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं? हर जगह बिजनेस में डिसिप्लिन तो होना चाहिए। आपको पता है ना, हर जगह क्लास में, स्कूल में, घर में, हर जगह डिसिप्लिन होना चाहिए। तो हेनरी फ्योल ने भी अपने मैनेजमेंट को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए डिसिप्लिन तो जरूर दिया। तो थर्ड प्रिंसिपल जो है हमारा वो क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब एम्प्लॉयज और बॉस के बीच में एक फेयर एग्रीमेंट हो जाना चाहिए जॉब के टाइम पे। एम्प्लॉयज, हेनरी फ्योल कह रहे हैं एम्प्लॉयज और किसके बीच में? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। बॉस और एम्प्लॉय, सुपीरियर कहते हैं बेटा बॉस को, और सबऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा जो हमारा सुपीरियर है, जो है हमारा वो कौन है? बॉस। और जो सबऑर्डिनेट है वो हमारा क्या है बेटा? एम्प्लॉय। ठीक है, सुपीरियर जो है हमारा वो बॉस है और सबऑर्डिनेट क्या है बेटा? हमारा एम्प्लॉय। ठीक है, तो हम लोग क्या समझते हैं बेटा? सुपीरियर बॉस और सबऑर्डिनेट हमारा एम्प्लॉय। ठीक है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए किसमें बेटा? बॉस में और एम्प्लॉय। ठीक है, बॉस और एम्प्लॉय एक अच्छा रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। कैसे बेटा? जब फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में। फेयर एग्रीमेंट कैसे? फेयर एग्रीमेंट कैसे? जब आप कभी भी जॉब पे हैं तो बॉस को सब क्लियर कर देना चाहिए कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाने हैं। तो डिसिप्लिन की बात, रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन एम्प्लॉय के पार्ट में नहीं, बॉस को भी रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सुपीरियर पे ही, सबऑर्डिनेट पे ही रूल्स एंड रेगुलेशन है, भैया बॉस को भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, अगर नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट हो जाना चाहिए। किस टाइम पीरियड? जॉब, जब डिस्क्रिप्शन का एक हम लोग को नोटिस मिलता है, जब हम जॉब लेते हैं। ठीक है, जॉब डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, जब हमारा फेयर एग्रीमेंट हो जाना चाहिए तो हमारा डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। ठीक है, आपको बता देना चाहिए कि क्या क्या हमारे स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है, एम्प्लॉय को सब कुछ बता देना चाहिए, एक फेयर एग्रीमेंट कर देना चाहिए। बाद में कुछ अगर हम फेयर एग्रीमेंट उस टाइम ही पीरियड पे कर देंगे तो बाद में बेटा हमारे बॉस और एम्प्लॉयज का जो रिलेशनशिप है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का बहुत अच्छा बना है। ठीक है, तो फ्योल कह रहे हैं कि हर जॉब में, हर बिजनेस में डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि शांति बनाए रखें, ये नहीं कि चुप रहें, और वो एक फेयर एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। अगर फेयर एग्रीमेंट नहीं हुआ, अगर मतलब कोई एम्प्लॉयज बेकार में कोई काम कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है किसी को, तो उसको एक पेनल्टी लेनी चाहिए। जैसे हमने कह दिया आपको टीचर्स हैं, टीचर्स को ड्रेस कोड में आना है। ठीक है, तो टीचर्स ड्रेस कोड में ही आएंगे, अगर नहीं आते तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी।
तो तब हो जाना चाहिए फेयर एग्रीमेंट जब हम जॉब लेने आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा क्या इस प्रिंसिपल से हमें पॉजिटिव अफेक्ट क्या है, इस पॉजिटिव अफेक्ट इसका भी क्या है बेटा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या सिस्टमैटिक वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो किस किस में बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा बेटा, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। कैसे बेटा, जब इसको एक ये जो बॉस है एक फेयर एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फेयर एग्रीमेंट, दोनों के बीच में फेयर एग्रीमेंट हो जाए तो बहुत बेटर है, ठीक है। अगर ये नहीं होता, अगर ये प्रिंसिपल वॉयलेटेड हो रहा है, प्रिंसिपल नहीं कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉयज या कोई भी बॉस, यानी कि ओनली एम्प्लॉयज को ही डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बॉस को भी, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों को ही डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो बेटा पॉजिटिव इफेक्ट ये है हमारे। और इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट अगर ऐसा नहीं होगा तो डिले ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क क्या हो जाएगा, डिले, दोनों एक दूसरे के लड़ते रहेंगे और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, तो वर्क क्या हो जाएगा, डिले। लैक ऑफ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, लैक ऑफ सिस्टमैटिक मैनेजमेंट, कमी हो जाएगी बेटा, एक मैनेजमेंट अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, ये तो आपके 3 प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से बेटा, सबसे पहला हमारा था डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड जो था हमारा डिसिप्लिन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटा वो हमारा है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड से आप ये समझते हैं नॉट फॉर ऑर्डर, कमांड का मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब है एक बार में एक ही बॉस का ऑर्डर सुनना। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड जो 4th प्रिंसिपल दिया है किसने, हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल बहुत विद्वान थे। ठीक है, जो हमारा 4th प्रिंसिपल है वो हमारा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का एक फॉर्मूला है, वन बॉस इज इक्वल टू वन ऑर्डर। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन बॉस इज इक्वल टू वन ऑर्डर। जैसे कि एग्जाम्पल लो, अगर बेटा आपने एक या एक से ज्यादा के बॉस के ऑर्डर सुने, आपको एक बार में एक ही बॉस का ऑर्डर सुनना। ठीक है, अगर एक से ज्यादा सुने तो आपको इको क्लैशेस हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हुज एग्जीक्यूटिव, हुज ऑर्डर इज फर्स्ट एग्जीक्यूटिव एंड हुज एंड अनदर। ठीक है, तो पहले किसका करूं और किसका बाद में करूं, तो ऐसे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्लैशेस क्रिएट होंगे और वो एक दूसरे को बहुत ब्लेम करेंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्योल बोल रहे हैं कि एक बार में एक ही बॉस का ऑर्डर सुनना है। ठीक है, जैसे आप भी आप अपने एग्जाम्पल रियल लाइफ में दीजिए कि आप कभी भी 2 बुकों से पढ़ते हैं। ठीक है, कभी भी आप 2 बुकों से पढ़ते हैं तो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इस बुक में ये है, इस बुक में ये टारगेट है। तो कभी भी आप ऑप्शन के लिए बहुत सारी बुक्स ले सकते हो, पर एक बुक को एक टारगेट बनाओ। ऐसे ही आप कभी कभार क्या होता है कि 2 टीचर से पढ़ते हो तो आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले आप एक ही बॉस का ऑर्डर सुनिए एम्प्लॉयज। अगर मोर देन 1 बॉसेस का सुनेंगे तो आप क्या हो जाएंगे बेटा, कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा और आप अपना वर्क सिस्टमैटिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा बेटा, तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट क्या है बेटा, आप बताइए। पॉजिटिव इफेक्ट है हमारे यूनिटी ऑफ कमांड के सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ। ठीक है, सिस्टमैटिक वर्किंग तो हमारा एक तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट सबके हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट हम लिखते हैं, पहला है सिस्टमैटिक वर्किंग। ठीक है, एक बार में एक का ही काम करेंगे।
अवॉइड हो जाएगा क्या बेटा, कंफ्यूजन। अगर हम ऐसा नहीं, अगर ये प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करते तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा पड़ेगा डिसऑर्डर। सबसे पहला डिसऑर्डर, किसका पहले करूं और किसका बाद में करूं, ठीक है। कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय, माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा, किसका अच्छा बनूं और किसका बुरा बनूं, ठीक है। तो क्या है बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड। तो हमारे 4 प्रिंसिपल हो गए, कौन कौन से बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क, फर्स्ट हेनरी फ्योल के डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड था हमारा डिसिप्लिन, एंड फोर्थ था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए। जो 5th प्रिंसिपल है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।